हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों काफी दिनों बाद हम एसएससी का जो मैंने जहां पे पिछली बार हमने छोड़ा था, यानी हम एसएससी सीजीएल 2021 डिस्कस कर रहे थे, तो उसका 12 अप्रैल को जो आपका पेपर हुआ था उसकी मैंने शिफ्ट नंबर 2 तक करवाया था। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2022 आपका अभी होने वाला है। तो उसमें मैं आपको एक बात बता दूं, सीजीएल 2022 और 2023 में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 10 स्क्वायर ए प्लस 5 सेकेंड एज इक्वल टू 13। ए है वो 0 से 90 के बीच में है, तो सोल्व करना है ए के लिए। तो आपको यदि मैं बताऊं हिंदी में, ये कह रहा है 10 स्क्वायर ए प्लस 5 सेकेंड एज इक्वल टू 13, जहां ए है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो 1 डिग्री के लिए हल कीजिए। यानी आपको वैल्यू बतानी है इसकी। देखो, यहां से यदि दिख रहा है मुझे, भाई आपको गिवन है 10 स्क्वायर ए प्लस 5 सेकेंड ए इज इक्वल टू 30। देखो, कोई भी ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको ये देखना है भाई जब ये 13 के आसपास जाना होगा तो 10 की वैल्यू आपकी जब मैक्सिमम कितनी हो सकती है। आपको पता है टेंजेंट की आप मैक्सिमम वैल्यू यदि स्क्वायर करोगे तो √3 होता है। √3 को आप क्या कर सकते हो, और सीकेंड पे आप, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सीकेंड पे आप 2 लेके आ सकते हो। तो देखो, क्योंकि ए की वैल्यू दोनों में बराबर है, देखो टेंजेंट की वैल्यू मैक्सिमम, टेंजेंट 60 कितना होता है, √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। और सीकेंड 60 आपका होता है 2, तो 5 दूनी 10 यानी 13 आ गया। तो जो ए है वो आपका 60 है। देखो, इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, जैसे ही आपने एग्जाम में ये देखा आपको वैल्यू पता करनी है कि मैक्सिमम वैल्यू मुझे यहाँ चाहिएगी, तो बस ए की वैल्यू पता कर लो भाई, टेंजेंट ए की मैक्सिमम किस पे होगी, 60 पे क्योंकि √3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी एंड एई इज द बाइसेक्टर ऑफ, ये एसएससी का आपका पेट क्वेश्चन है। इफ एंगल एबीसी 58 है, एसीबी 34 है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डीएई। यदि मैं बात करूं हिंदी में, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी पर लंब है और एई एंगल बीएसी की समद्विभाजक है। यदि एंगल एबीसी 58 डिग्री और एसीबी 34 डिग्री हो तो एंगल डीएई का माप बताओ। देखो, त्रिभुज है आपकी एबीसी, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है। एग्जाम में आपको क्या करना है, बड़े में से छोटा घटा के डायरेक्ट डॉट से डिवाइड, लेकिन वो होता कैसे है, ये आपका क्या है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है और ये आपका मिलता है। देखो, ए ई एंगल बाइसेक्टर है और डी आपका ये परपेंडिकुलर है। अब आपको बी दे रखा 58। देखो, जिस साइड आपका ये 90 डिग्री होगा वो एंगल हमेशा बड़ा होगा, याद रखना। ए सी भी 34 डिग्री है। अब जो इनके बीच का एंगल है वो आपसे पूछा गया, तो वो क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस बटे 2, यानी एंगल ऑफ डी ए ई वो होगा आपका 58 माइनस 34/2। तो आपका ये आ गया, देखो ये आ गया 24 बटे 2 12। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है इन अ सर्कल विद सेंटर AC एंड BD आर 2 chords, AC एंड BD मीट एट E व्हेन प्रोड्यूस्ड इफ AB इज अ डायमीटर एंड AEB इज इक्वल टू 36 डिग्री, देन द मेजर ऑफ DOC। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, यदि आपने ज्योमेट्री की मेरी वीडियो देखी है तो डायरेक्ट वहां से आ रखा था। यदि मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी में कह रहा है ओ वृत्त, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में AC और BD दो जीवाएं हैं, AC और BD बढ़ाने पर E पर मिलती हैं। यदि AB व्यास है और AEB 36 डिग्री है तो DOC का माप आपको बताना है। देखो, ये आपका सर्कल है। अब ये पता आपको डायमीटर दे रखा है AB, और जो कॉर्ड है वो AC और BD, यानी ये AC है, ये BD है, ये बाहर कहीं E पर मिल रही है। अब देखो, अब आपको दे रखा है AEB, ये वाला आपको दे रखा है 36 डिग्री। यदि आपने मेरी वीडियो देख रखी है ज्योमेट्री की, तो मैंने बताया था यदि यहाँ पे सेंटर है और यदि इन पे पॉइंट ये अंदर मिल रहे हैं, देखो ये लाइनें ऐसे हैं अंदर हैं, दूसरा केस ऐसे हो सकता है भाई ये बाहर मिले, यानी यहाँ पे मिले, दो केस है। आप ज्योमेट्री की वीडियो जाके देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। देखो, जब ये अंदर मिल रहा हो ना, तो अंदर वाला एंगल आपको निकालना है इसका आधा, यानी θ/2 प्लस जो इसके सामने है अपोजिट, यानी 36 डिग्री। इन दोनों का जोड़ 90 होता है आपका, यानी ये वाला प्लस जब ये बाहर होता है, मान लो यहाँ होता है, ये बाहर मिलता है, तब क्या होता है, देखो ये बाहर है तो बाहर वाले का आधा हो जाता है, प्लस जो ये एंगल है ये आपका 90 डिग्री के बराबर। यहाँ पे देखो, अब θ/2 है वो हो गया 90 माइनस 36, यानी θ/2 आ जाएगा, ये आपका 4 बच गया और ये आपका 5, तो यानी थीटा आ गया आपका 108 डिग्री। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ 8k की 6 प्लस 15k की 3 माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो पॉजिटिव वैल्यू बतानी है आपको k प्लस 1/k की। हिंदी में यदि मैं बात करूं,
देखो ये कह रहा है यदि 8k की 6 प्लस 15k की 3 माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो k प्लस 1/k का धनात्मक मान क्या होगा। यानी देखो इस क्वेश्चन में मुझे k निकालना है। अब मुझे दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है, ये पावर 6 की फॉर्म में है, तो जब हम पावर 2 की फॉर्म में है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पावर 2 में बनाने के लिए k की 3 को आप p ले लो, भाई k की 3 p है, तो आपका ये हो जाएगा 8 p की 2 प्लस 15p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप p के लिए सोल्व कर लो। देखो प्रोडक्ट 16p स्क्वायर होना चाहिए और जो उनका डिफरेंस है वो 15p, तो 8 आपका क्या 16 और 1 ले लो प्लस 16p माइनस p माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 8p कॉमन ले लो तो p प्लस 2 माइनस p आ गया p प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो यहाँ पे 1 है, अब यहाँ से 8p माइनस 1 इक्वल टू 0 और p प्लस 2 इक्वल टू 0, ये नेगेटिव वैल्यू देगा, p की वैल्यू आ गई 1/8। देखो यानी k की 3 है वो p है और p 1/8 है, तो यहाँ से k वैल्यू आ गया 1/2। अब आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए है तो 1/2 है यहाँ रख दो, तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 2, यानी 2 से 1/2। नेक्स्ट है, या फिर आप ये भी देख सकते थे k वैल्यू बराबर है आपकी, यानी k प्लस 1/k, तो जो भी आपका आंसर होगा या तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये पॉसिबिलिटी है, जब k प्लस 1/k रहना है क्योंकि उसकी वैल्यू फिर पलट जाएगी। यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते थे। ये वाला देखो, ये कह रहा है इफ 2k साइन 30 इंटू कोस 30 इंटू कोट 60 इक्वल टू कोट स्क्वायर 30 सेकेंड 60 टेंजेंट 45 कोसिकेंट 40 कोसिकेंट स्क्वायर 45 कोसिकेंट 45 k की वैल्यू बतानी है। यानी हिंदी में भी आपका यही मतलब होगा, बस यहाँ पे लिखा होगा कि इसका मान बताओ। एग्जाम में मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, जब भी आप जाओ तो आप जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होती है ना 0 30 45 ये आप लिख लिया करो वहाँ पे, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि कई बार हम गलती कर देते हैं। देखो 2 इंटू k इंटू साइन 30 आपका होता है 1/2, कोस 30 होता है √3/2 इंटू कोट 60 होगा 1/√3 इज इक्वल टू, देखो कोट 30 आपका √3 होता है, स्क्वायर करेंगे तो इतना। अब सीकेंड 60 आपका होता है 2, टेंजेंट 45 होता है 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर 45 ये 2 होता है, क्योंकि कोसिकेंट 45 क्या था √2, इसका स्क्वायर करेंगे 2, और कोसिकेंट 30 आपका 2 होता है। देखो कोसिकेंट 30 और सीकेंट 60 बराबर होते हैं। अब देखो जो कट रहा है वो काट लो, इन 2 ये गया, इससे ये गया, अब 2 से 2 गया और k का मान आपका आ गया 3, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए बी एंड सी इन्वेस्टेड ₹40,000 48,000 80,000 respectively for a business at the start of a year. After 6 months, for the remaining time of the year, A added 4,000, B added 4,000, C withdraw 4,000 every month. If the total profit is 672,000, then the value of C is zero. मैं हिंदी में बता देता हूँ। ये कह रहा है ए बी और सी ने एक वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय के लिए क्रमशः 40,000 48,000 80,000 का निवेश किया। 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने 4,000 जोड़े, बी ने 4,000 जोड़े, जबकि सी ने प्रतिमाह 4,000 निकाले, यानी हर महीने ऐसा किया। कुल लाभ आपका 6,72,000 रुपये। तो सी का हिस्सा बताओ। सी का हिस्सा सबसे पहले प्रोपोर्शन निकालो कि आपका कितना पैसा लगा और कितने समय के लिए लगा। देखो इसके 2 मेथड। पहला मेथड, यहाँ पे देखो भाई 3 जीरो सब में है, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो, तो 3 जीरो को इग्नोर करो। यानी देखो 40 6 महीने तक रहे हैं, इसके 48 रहे हैं 6 महीने तक, इसके 80 रहे हैं 6 महीने तक। फिर आपका क्या हुआ, हर महीने 4 जुड़ने लगे, यानी अगले महीने में फिर इसके 44 हो गए, फिर अगले महीने में इसके 48 हो गए, फिर 4 52, फिर 4 56, फिर 4 60। देखो 1 2 3 4 5 और फिर 64। ऐसे ही इसमें 48 था, ये 52 56, ये आपका 60, ये 64, ये 68 और आपका 72। 7 हो गए क्या, 1 2 3 4 2 4 5, अच्छा ठीक था 72। अब ऐसे इसमें 80 था 6 महीने तक। अब फिर क्या हुआ, 4 निकाल लिए तो आपका 76 बच गया, फिर 4 निकाल लिए 72 बच गया, फिर 4 निकाल लिए 68, फिर 64, फिर 60 और फिर 52, ये रह गया। अब देखो पहला मेथड तो ये था, इनकी गुणा करके आप इनको जोड़ते फिर इनकी रेशो लेते। दूसरा मेथड क्या है ऐसे क्वेश्चनों के लिए, आप यदि यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे 40 गुणा 6 था, अब यहाँ पे क्या है 40 प्लस 4 है, 40 प्लस 8 है, 40 प्लस 12 है, 40 प्लस 16 है, 40 प्लस 20 है और 40 प्लस 24 है। यहाँ पे ऐसा है, यानी देखो 40 40 6 महीने तक था, फिर 40 40 6 महीने तक भी रहा है, यानी 40 आपका 12 महीने तक रहा है,
प्लस एक्स्ट्रा देखो यहाँ 4, यहाँ 8, 12, 16, 20 और 24, यानी एक महीने के लिए 4 ज़्यादा था, 2 महीने के लिए 8, फिर आपका एक अगले महीने में 12, फिर 16, फिर 20 और फिर 24, यानी टोटल 40, 40, 12, 12 हो गया, यहाँ पे ले लिया आपने। प्लस ये एक्स्ट्रा कितना है वो देखो, देखो 8, 4, 12, 12, 24, इनको जोड़ो। या फिर आप क्या करो, टोटल आपको निकालना है। देखो ये आप एपी में है, एपी में आपको क्या है, यदि बीच वाली टर्म पता है या एवरेज पता है तो आप निकाल सकते हो टोटल कितना है। देखो 24, ये टोटल 6 टर्म है, अब एवरेज निकालना है तो 24 + 4 28/2 14, और 6 टर्म है तो 14 6 84, ये 84 हो गया। अब आपको पता लग गया, क्योंकि यही आपका डिफरेंस यहाँ है, यही आपका डिफरेंस यहाँ है, तो 48 × 12, इसमें भी आपका 84 आएगा। क्यों, देखो यहाँ पे 48 + 4, 48 + 8 ऐसे करके चलोगे। और सी में भी आपका देखो 80 × 6, अब 80 - 4, 80 - 8, यानी वहां पे घट रहा है, तो एक बार 80 × 12 लेकर यहाँ पे आप घटा दो 84। बस अभी ये क्वेश्चन आपका इजी हो गया। अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। देखो अब 12 यदि कॉमन आ रहा है, काट लो। देखो 12 × 12, 12 × 84, 12 × क्योंकि देखो ये प्लस में है तो सारा कटेगा, 84 और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये 47 आ गया, ये 55 आ गया, और आपका आ गया 80 में से 7, ये आ गया 73। अब यानी जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशो में आपका बटेगा। देखो कितना आ गया, 7 और 5 12, 12 और 3 15, और फिर 7 और 5 12, 4 16 और 1 17, यानी टोटल 175 आ गया। अब इसकी वैल्यू आपकी दे रखी है 672,000, यानी 672,000 बटे 175 गुणा, आपको क्या निकालना है, सी का शेयर, सी का शेयर है 73, यानी जो आपका आंसर आएगा वो 3 के मल्टीपल में होगा। तो 3 के मल्टीपल में देखो, चलो काट ही लो। देखो इसको यदि मैं अलग करूं तो 25 7 175, 25 चौके 100, अब 7 पे इसको काट लो, 7 9 63 और आपका 7 6 42, यानी ये आपका आ गया 960। अब देखो 1 0 है और आखिरी में डिजिट देख लो अब, क्योंकि सारी डिजिट अलग अलग हैं, तो 4 3 12 और 12 6 72, यानी 2 और 0 आपके आखिरी डिजिट है, तो वो एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट है, यदि देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आगे से आता है तो आपको अब आइडिया लग गया है कि आपको कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट है, ये देखो ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 30 while the average of 13 of these numbers is 32, if the remaining 2 numbers are equal then what is each of these 2 numbers। यदि मैं बात करूं हिंदी में, 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में से 13 का औसत 32 है, यदि शेष 2 संख्याएं बराबर हैं तो प्रत्येक संख्या कितनी है। भाई 15 संख्याएं हैं, इनका औसत है 30, अब 13 का 32 है, क्योंकि 2 संख्याएं चली गई है। अब ये बताओ मुझे 15 का औसत 30 है, यानी हर संख्या आपकी 30 की है, यानी 2 संख्याएं वो गई हैं, यदि वो औसत की बात करूं तो मिनिमम वो 60 की है। यदि वो 60 की जाती ग्रुप से या आती तो ग्रुप पे कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अब क्या हुआ है, जब वो गई हैं तो 2 घटा है, जब कोई संख्या ग्रुप से 2 बढ़ा है, जब कोई संख्या ग्रुप से जाती है और एवरेज बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि वो संख्याएं जब ग्रुप में आई थी, यानी ग्रुप में अवेलेबल थी, तो बाकी लोगों से उन्होंने कुछ कुछ लिया था, जब वो गई हैं तो ग्रुप में कुछ दे के गई हैं, यानी ग्रुप में जब ग्रुप देखो एवरेज जब उतनी संख्या आती जाती है तो ग्रुप पे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई संख्या कम की आ रही है तो एवरेज घट जाता है, क्योंकि लोग अपना कुछ कुछ हिस्सा उसको दे देते हैं। जब वो ग्रुप से निकलेगी तो उनका एवरेज फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो वापस करके जाएगा। ऐसे देखो एवरेज बढ़ गया, कहने का मतलब है कि जो वो संख्याएं थी वो एक्चुअली 30 की नहीं थी, कम की थी। कितनी, अब ये देखो भाई बढ़ गया, यानी अब 13 लोग हैं, 1 का 2 बढ़ा है तो 13 का कितना 26 बढ़ गया, यानी इन्होंने अपना 26 उनको दे रखा था, जब गए हैं तो वो वापस करके गए, तो इसमें 26 घटा दो, ये आ गया 34। अब क्योंकि 2 संख्याएं बराबर हैं तो दोनों का जोड़ 34 है, तो एक संख्या कितनी आ गई 17 आ गई, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ सर्टेन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम 49600 इन 3 ईयर एंड 56000 इन 5 ईयर्स, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर देन इन हाउ मेनी ईयर्स वुड द सम हैव डबल्ड। यानी साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 49,600 और 5 वर्षों में 56,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती। देखो ये बताओ भाई 3 साल में, यानी यहाँ पे कोई राशि थी, अब 3 साल का उसमें ब्याज जुड़ा तो ये होगी 49,600। अब यदि उसमें 5 साल का ब्याज जुड़ता तो ये हो जाती 56,000। अब देखो राशि तो वही है, अब ब्याज बढ़ रहा है। अब यहाँ पे 3 ईयर था, यहाँ पे आपका 5 ईयर था, यानी यहाँ से यहाँ कितने साल का है, 2 साल का ब्याज है। तो 2 ईयर का ब्याज कितना है आपका, देखो इसमें से ये घटा दो तो आपका ये आ गया 50 मान के चलो इसको, 400 वो और 6 वो, यानी 6400। तो 1 ईयर का ब्याज कितना आपका 3200। देखो 1 ईयर का ब्याज 3200 है, तो आप 3 साल का निकाल सकते हो 9600, यानी यहाँ पे देखो 3 साल में 9600 ब्याज था, अब ब्याज जुड़ के 49,600 हो गया, यानी वो राशि कितनी थी 40,000 थी। अब रेट आपको निकालना है, देखो रेट निकल गया भाई 3200,
आपका 40,000 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 3200 बटे 40,000 गुणा 100। ये कैलकुलेशन आप मन में भी कर सकते हो, आपका 8% आ गया। अब देखो रेट 8% आ गया। अब क्या करना है आपको, ये कह रहा है रेट जब 2 ज़्यादा हो यानी 2% और आपका 10% है। भाई रेट 10% है, अब कह रहा है कितने साल में डबल हो जाएगा। देखो 10% रेट का मतलब आप प्रिंसिपल सब भूल जाओ कि हर साल आपका 10 पे 1 रुपया ब्याज लगेगा, हर साल 10 पे 1 ब्याज। अब ब्याज 10 हो जाएगा, मूलधन भी 10 है, ब्याज भी 10 है, तो संख्या दोगुनी हो जाएगी। तो 1 साल में 1 रुपया, तो 10 साल में आपका डबल हो जाएगा। तो यानी आपका आंसर है 10 ईयर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन ए सर्कल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट each other at P if AB is equal to AC and angle BAC is equal to 40 degree then the measure of angle ADC। हिंदी में यदि मैं बात करूं, ये कह रहा है एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AC और BD एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि AB is equal to AC और एंगल BAC is equal to 48 डिग्री तो ADC का माप क्या है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके आमने सामने के जो कोण हैं उनका जोड़ 180 होता है। अब ये डायगोनल है, ये एक दूसरे को P पर काटते हैं और क्या दे रखा है, AB AC के बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। जब भी ये भुजा इसके बराबर होगी तो जो ये तीसरी से कोण बनाएंगे वो बराबर होंगे, यानी ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो ये आपको एंगल दे रखा है 48 का, तो जो ये 2 बच गए 180 में से 48 घटा दो, यानी 2 का जोड़ आ जाएगा। देख 180 में से यदि मैं 50 घटाता तो आपका 130 बचता, और 2 कम घटा रहा हूँ तो 132 बच गया। इसको 2 भागों में तोड़ दो, ये 66 आ गया, यानी ये 66 का, ये 66 का। अब ये बताना आपको कितना होगा, तो आमने सामने कौन 180 होता है जोड़, देखो 66 है, कितना बच गया। यदि मैं 70 घटाता तो आपका 100 कितना बचता, सॉरी 60 घटा दो, सॉरी 70 घटा दो, 180 में से 70 गया 110। लेकिन क्या है यहाँ पे 4 कम है तो उसमें 4 जोड़ दो, 114 डिग्री, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 5 men and 2 boys can do in 30 days as much work as 7 men and 10 boys can do in 15 days. How many boys should join 40 men to do the same work in 4 days? यानी 5 पुरुष और 2 लड़के 30 दिनों में उतना कार्य कर सकते हैं जितना 7 पुरुष और 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। समान कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को 40 पुरुषों के साथ शामिल होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो काम क्या होता है, मैन इन टू डे, तो 2 बॉय, भाई मान लो एक बॉय का एक दिन का काम B है और एक मैन का एक दिन का काम M है, तो ये कह रहा 5 मैन, एक दिन में 5 मैन 5M काम करेंगे, एक दिन में 2 बॉय 2 भी काम करेंगे, तो ये एक दिन का काम हो गया और ये 30 दिन में पूरा काम किया, यानी ये टोटल काम हो गया। देखो एक आदमी का एक दिन का काम M मानना है तो 7 कितना करेंगे 7M, और 10 बॉय कितना करेंगे 10 भी, और ये 15 दिन में करते हैं, ये टोटल काम आ गया। अब इनको इक्वल करके आप यहाँ से रेशो निकाल दो, 15 दूनी 30, अब 10M प्लस 4B इज इक्वल टू 7M प्लस 10B, 3M इज इक्वल टू 6B, तो M बाई B इज इक्वल टू 2/1। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। भाई M की वैल्यू M हमने क्या माना था, आदमी का एक दिन का काम B माना था, बच्चे का एक दिन का काम, तो टोटल काम आपका या इसमें रख दो या इसमें रख दो, चलो इसमें रखते हैं। तो 5 दूनी 10 प्लस 2 इंटू 30, ये आ गया 360। अब देखो 360 काम किसे करवाना है, देखो कह रहा है 40 मैन। अब एक मैन का एक दिन का काम कितना है आपको पता है, 2 40 का कितना होगा 80, प्लस बॉय, एक बॉय का एक दिन का काम 1 है, मान लो के बॉय इनको असिस्ट कर रहे हैं, देखो इनका एक दिन का काम हो गया ये। अब कह रहा है ये कितने दिन में करवाना है 4 दिन में, तो गुणा 4 आ गया, यहाँ 90 आ गया और के का मान आ गया 90 माइनस 80 10। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ 8A5146B इज डिविजिबल बाई 88, यानी 11 और 8, देन द वैल्यू ऑफ B की पावर A। देखो नेक्स्ट है, तो इसको हिंदी में देखते हैं। ये कह रहा है यदि 8A 5 1 4 6B 88 से विभाज्य है तो B की पावर A का मान क्या होगा। 11 और 8, अब 4 6B 8 से क्या डिविजिबल होगी, जो आखिरी 3 डिजिट आपकी 8 से डिविजिबल होंगी। देखो 8 पंजे 40, तो आपका 6 बच गया, और एक ही ऑप्शन है B की जगह 4 ही हो सकता है, तो यानी ये आपका 8 8 64। देखो B की वैल्यू आ गई 4। अब यदि आपको पता है B 4 आ गया, बस इतना ही सोल्व करना था। अब 4 की पावर इसमें से ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, एक ही ऑप्शन बचता था 64, या फिर आप करके भी देख लो। 8A5146 अब ये 11 से डिविजिबल होगी, तो इसका जो इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस हैं वो चेक कर लो। देखो 4 4 8, 8 और 5 13, और 13 और 8 22, यानी 22 हो गया। और यदि मैं बात करूँ ये 6 और 1 7, 7 प्लस 1,
अब इनका जो डिफरेंस है वो 0, 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। देखो 0 ये हो नहीं सकता क्योंकि ए सिंगल डिजिट है। अब 11 बनाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, 4 मुझे, ताकि ये 11 हो जाए और इनका डिफरेंस भी 11 आ जाए। तो यानी ए की वैल्यू भी आ जाएगी 4। अब 4 की पावर 4, 64। नेक्स्ट है, देखो आपका एग्जाम में टाइम बचाना है। ये कह रहा है एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इतने हैं तो एक्स अमाउंट होता है, यानी त्रिभुज के कोण है वो ये है। आपको पता है कि तीनों का जोड़ आपका 180 होगा, तो इनको जोड़ दो। देखो 8 से 14 और 4 18 एक्स माइनस 15 11 10। अब 15 और 11 आपके हो गए 26 और 36 इज इक्वल टू 180। यानी 18 एक्स है वो 180 प्लस 36। देखो या तो आप कट रहा है तो इसको डायरेक्ट काट लो, 10 और ये आपका 2 आ गया, यानी एक्स आ गया 12। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक्स माइनस वाई प्लस जेड 0 है, तो आपको इसका मान बताना है कितना हुआ। देखो एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो इसकी ऐसी वैल्यू रखो जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो एक्स की जगह 1 रख दो, जेड की जगह 1 रख दो, तो इनका जोड़ 2 हो गया आपका। तो वाई की जगह आप 2 रख दो, ताकि 2 माइनस 2 0, यानी एक्स 1 वाई 2 जेड 1। अब वाई का स्क्वायर है 4 अपॉन 2 इंटू एक्स जेड 2 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 2 वाई जेड, ये आपका 4 हो गया, माइनस जेड का स्क्वायर 1 और ये आपका 4 हो गया। ये 2 है, 2 में से 1/4 1/4 2/4 यानी 1/2, तो ये आपका हो गया 3/। नेक्स्ट है, आपको इसको सोल्व करना है। देखो सबसे पहले अंदर यदि ब्रैकेट हो तो उसको सोल्व करो, यानी इसको सोल्व करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या है कई बार अंदर वाला कट जाता है। तो यहाँ से यदि मैं सोल्व करना स्टार्ट करूंगा, देखो इस ब्रैकेट से यदि मैं सोल्व करूंगा तो ये आ गया 57/40 माइनस ये ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करो, यानी ये है 3 माइनस 6/5 माइनस 3/8, यानी 57/40 माइनस, देखो एलसीएम 40 आ गया। अब 120 आ गया, माइनस 8 6 48 आ गया और 15 आ गया। देखो जब इसमें से मैं घटाऊंगा ये आपका 63 हो गया, और 63 घटाऊंगा तो आपका 57 बनेगा, यानी ये से कट जाएगा, तो ये से कट गया। आपको बस इतना ही सोल्व करना है, 2/7 माइनस 3/8 माइनस। अब इसको सोल्व कर, देखो 4 दूनी 8 और 1 9/4। अब भाग में है तो उल्टा पलट जाएगा, तो 3 दूनी 6 1 7 तो ये 2/7 हो जाएगा। और जो ऑफ के साथ है, जो इसके साथ क्या है वही ऑफ के साथ, 3 कम 3 और 1 4/3 है, तो वो 3/4 हो जाएगा। बस इतना ही सोल्व करना आपको। देखो अब यहाँ से क्या रहा है, 2 दूनी 4 और कुछ कट नहीं रहा है मेरे ख्याल में। ये आ गया माइनस ऑफ 27 बटे, अब 7 दूनी 14 14 चौके 56। देखो एलसीएम आ गया इनका 56। अब देखो ये 7 8 56 8 दूनी 16 माइनस 8 7 56 7 ये 21 माइनस 27। देखो अब इसमें देखो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा आपका -5 माइनस 27 वो है, तो माइनस 32/56। अब 8 पे काट दो, 8 का 32 8 7 56, तो आंसर आ गया -4/7। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ जर्नी ऑफ 900 किलोमीटर इज कंप्लीटेड इन 11 आवर इफ 2/5 ऑफ जर्नी इज कंप्लीटेड एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट स्पीड इज द रिमेनिंग जर्नी कंप्लीटेड। यानी 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। यदि यात्रा का 2/5वां भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा किया जाता है तो शेष यात्रा किस गति से पूरी की जाती है। देखो टोटल 900 किलोमीटर है, 900 में से, और टाइम है 11 घंटे, 900 में से कह रहा है 2/5 कंप्लीट हो चुका है, तो 900 का 2/5 यदि इसको मैं भागों में तोड़ूं, भाई 2/5 क्या होता है इसका, 2/5 भाग, टोटल यदि 5 है तो 2 भाग कंप्लीट हो गया, 3 आपका बाकी है। देखो 5 की वैल्यू आपकी 900 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 180, ये 360 और ये आपका 540 बाकी है, ये टूट गया। अब वो कह रहा है 60 की स्पीड से है, ये 60 की स्पीड से किया है तो कितने घंटे लिए हैं 6 घंटे, टोटल 11 घंटे हैं, 6 घंटे वो ले चुका है, कितने घंटे बाकी हैं 5 घंटे, यानी अब 5 घंटों में 540 की दूरी तय करनी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 540/5 108 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री इफ द टावर इज 1110 √3 मीटर हाई, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। यानी समतल भूमि पर एक बिंदु पी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यदि मीनार की ऊंचाई 110 √30 मीटर हो तो मीनार के ताल से बिंदु पी की दूरी क्या है। ये कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये 30 डिग्री है तो ये क्या क्या होते हैं, 30 डिग्री है तो ये 1 होगा, ये दूरी आपकी √3 होगी और ये दूरी 2 होगी। अब आपको क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू 110 √3 है, यानी एक की वैल्यू 110 √3 है, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √से √गुणा हो जाएगा, 110 × 3 आ जाएगा 330। नेक्स्ट है, ये कह रहा है हिस्टोग्राम दे रखा आपको 40 स्टूडेंट का, 30 मार्क्स का है।
अब पास होने के लिए 10 ही हैं। परसेंटेज पूछी है जो 20 और ज़्यादा नंबर लेके आए हैं। देखो ये नंबर है 20 और ज़्यादा कितने लेके आए हैं आपके 15। टोटल बच्चे कितने हैं 40 और गुणा 100, ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट टू 1 डेसिमल। अब देखो अब 5 पे अब 20 पे काट दो, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 यानी 75/2 आ गया, तो 37.5। नेक्स्ट है, देखो हिंदी में बताने की तो आई थिंक कोई जरूरत है नहीं, एक बार देख लो। ये था अंकित चित्र 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। 20 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक बार हिंदी में देख लो पहले। 21 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के ठोस शंकु से 5 mm त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? यानी हाउ मेनी स्मॉल सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ 5 mm रेडियस कैन बी मेड आउट ऑफ ए मेटालिक सॉलिड कौन कुछ बेस है, यानी कौन से बनना है। तो कौन की वॉल्यूम, जब भी आपकी वॉल्यूम ट्रांसफर होती है यानी यहाँ से कुछ और बनाना है तो वॉल्यूम आपकी बराबर होती है, क्योंकि देखो इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही तो वॉल्यूम आपका दूसरे का बन रहा है। तो इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई इंटू आर स्क्र 21 इंटू 21 इंटू एच। और आपका जो गोला है यानी स्फीयर है उसकी होती है 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। अब ये देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मिलीमीटर है, तो एक आपका जो सेंटीमीटर होगा उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 या फिर 1/8 लिख लो डायरेक्ट। देखो इसको काटो, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, और कुछ भी कट रहेगा तो 2 से 2 गया। अभी यहाँ पे देखो ये एक कोण की है, ये एक गोले की है सॉरी, और मान लो के गोले आपके बने हैं तो वॉल्यूम तो तभी बराबर होगी, इसकी वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होगी। अब इसकी वॉल्यूम एक की कम है तो मान लो के गोले हैं, तो के का मान ही में बताना है। अब क्या आ गया, अच्छा 2 से ये 2 कट गया। अब आपका आ गया 21 गुणा ये 2 जाके 60। अब 21 आपको पता है 441 होते हैं और इसकी 60 से गुणा कर दो तो 0 6 24 और 26 यानी 26,460। नेक्स्ट है, ये आपको कह रहा है पाई चार्ट आपको गिवन है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन 5 स्कूल एंड टेबल शोज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल। तो पाई चार्ट आंसर देना है। इफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल 5 schools is represented as a pie chart, then what will be the measure of the sector angle corresponding to school B? दिया गया वृत्त आलेख 5 विद्यालयों में छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है और सारणी प्रत्येक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है। वृत्त आलेख और सारणी का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी आपको रेशो दिया गया है, अब बताया है कि 5 विद्यालयों में लड़कियों की कुल संख्या को, यानी जितनी भी लड़कियां होंगी उनको यदि मैं बोलूँ भाई वो सारी मिलकर 360 डिग्री बना रही है, तो बताओ बी में लड़कियां हैं वो कितना एंगल बनाएंगे। सबसे पहले देखो, यदि मैं ये मानूं हमें कुछ डाटा गिवन नहीं है भाई, ए में 28 ही हैं, बी में 15 हैं, सी में 24 हैं, डी में 18 हैं, ई में 15 हैं, तो यहाँ से गर्ल्स और बॉयज ए में कितने होंगे। देखो ए में यदि मैं लड़कों की संख्या निकालूं लड़कियों की तो वो होगा 3/7 गुणा 28। बी में यदि मैं बात करूं तो 2/5 गुणा 15। सी में देखो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 4 3 7, 7 की वैल्यू 28, 1 की 4, 3 की बात वही है, कैसे कर लो आप। देखो सी में यदि 5 टोटल 8 है गुणा 24। डी में देखो 1/3 गुणा 18। ई में देखो 4/5 गुणा 15। यानी यहाँ पे देखो ये कितना आ गया, अब 7 चौक 28, 4 3 12, 5 3 15, 3 दूनी 6, यहाँ 8 3 24, 5 3 15, 3 6 18 और 5 3 15, 4 3 12, यानी 12 12 24 और 12 3 36, 36 और 15 यानी 36 और 15 का हो गया 51। देखो अब ये कह रहा है ये सेंट्रल एंगल बी एच है। यदि देखो यदि 51 आपका बना रहा है 360 डिग्री को, तो ए किसको बनाएगा बटे 51, और इसमें कितने हैं 6, तो 6 कितने बनाएंगे तो गुणा 6। इसको आपको सोल्व करना है। अप्रोक्सीमेट पूछा है ना, देखो 360 गुणा 6/51। यदि मैं इसको 50 मान के चलो, देखो 50 मान के चले आप, ये आपका आ गया 6 6 36 और 18 और 3 21/5, तो 5 चौका 20 और आपका आ गया आती है 15 यानी 43 है। देखो हमने क्या है वैल्यू नीचे यदि हम कम करते जाएंगे तो वैल्यू ऊपर बढ़ती जाएगी, नीचे यदि वैल्यू बढ़ती जाएगी ऊपर का मतलब टोटल आपका कम होता जाएगा। देखो अब हमने क्या वैल्यू कम की है तो एक्चुअल आंसर जो हमारा आएगा, अब वो जो एक्चुअल आंसर आना था उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, यानी 43 से कम देख लो तो ये आपका 42 है, क्योंकि बाकी सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट है ए और बी है 2 प्राइम नंबर है, ए बी से ज्यादा है, एलसीएम ये है तो a² - b आपको बताना है।
ए और बी दो अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए ग्रेटर देन बी और लघुत्तम समापूर्त 209 है, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी का मान बताना है। देखो जब भी आपको ऐसी संख्याएं मिल जाए तो ये आपकी 2, 3, 4 ऐसे कुछ नहीं कटेगी। आप स्टार्ट क्या करो 7 से, 11, 13, 17 और 19 इन वैल्यू से काटने की कोशिश किया करो। जैसे 7 से दिखा नहीं कटा, लेकिन मुझे पता है 11 से आपकी प्रॉपर्टी है 9 और 2 11, यानी ओड और इवन प्लेसेस का आपका जो डिफरेंस है वो 0, 11, 11 का मल्टीपल यहाँ पे आपका आ रहा है, यानी ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 से यदि मैंने इसको गुणा किया तो 11 ये गई आपकी 11 एकम 11 और 11 नहीं 99, तो 11 और 19 इसका मल्टीपल आ गया। और दोनों आपके कोप्राइम भी हैं और इनका गुणा भी आ रहा है, तो यानी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो और ए ग्रेटर देन बी है, तो यानी ए 19 है और बी आपका 11 है। तो ए स्क्वायर 19 का स्क्वायर आपका होगा 361, इसमें से 11 घटा दो 350। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ डीलर अलाउज हिज कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 18% एंड स्टिल गेन 24% इफ एन आर्टिकल कॉस्ट ₹1560 टू द डीलर व्हाट इज इट्स मार्क प्राइस नियरेस्ट, यानी आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आने वाला है। हिंदी में यदि मैं बात करूं, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 18% की छूट देता है और फिर भी 24% का लाभ कमाता है। यदि विक्रेता के लिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1560 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखो यानी सीपी रेशो एमपी आपको पता होना चाहिए, 100 माइनस डिस्काउंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस, इनमें से कोई भी, या 100 माइनस डिस्काउंट यानी ये 82 आ गया और 100 प्लस प्रॉफिट आपका 124 आ गया। ये सीपी है, ये आपका एमपी है। अब यदि मैं काटूँ ये 41 हो गया और ये आपका 62 हो गया। अब देखो पोस्ट प्राइस आपको दे रखा है, यानी 41 की वैल्यू दे रखी है 1560, एक की वैल्यू 41 और आपको मार्क प्राइस निकालना है 62, इसकी वैल्यू 62। अब यहाँ से देखोगे, अब अप्रोक्सीमेशन पूछा है, डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है 2500, 2000, 2100 और 2300, यानी लगभग 100-200 का डिफरेंस है। जब मैं इसको जीरो कर दूंगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे ये गया, यानी देखो हमने वैल्यू नीचे घटाई है तो आंसर आपका एक्चुअल से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो 4 × 12 और 4 में 36। अब 39 और 62 की गुणा आपको करनी है, तो आप क्या करो 62 की 40 से गुणा करके एक बार और 62 घटा दो, तो 0 और आपका ये 4 दूनी 8, यानी 2480 में से 62 घटा दो, कितना बच गया 18, तो 2418 आपका बच गया। तो यानी ये आपका आंसर आया जब नीचे अपने वैल्यू कम की है। तो एक्चुअल जो आंसर है जब 41 हो जाएगा तो इससे कम आएगा, तो इससे कम देख लो आपका आंसर कितना है, एक ही है वो 2359, ये आपका आंसर। देखो एग्जामिनर ने आपको जानबूझ कितना डिफरेंस दिया था। ये कह रहा है बार ग्राफ है, रिसीट और एक्सपेंडिचर है 5 साल, गेन है वो रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर होगा। कह रहा है इंक्रीज परसेंटेज इन रिसीट फ्रॉम 17 टू 18। हिंदी में देख लो, निम्न स्तंभ आलेख 5 वर्षों में एक व्यावसायिक फर्म की प्राप्तियों और व्यय को दर्शाता है। लाभ है प्राप्तियां माइनस व्यय। 17 से 18 तक की प्राप्तियों में वृद्धि ये है। अच्छा पूछा है 17 से 18 तक प्राप्तियों में वृद्धि क्या है, देखो कि कितनी है वृद्धि, प्राप्ति मतलब रिसीट ये है। देखो 17 में क्या है 64, 18 में क्या है 80, तो कितनी वृद्धि हुई आप कहेंगे 16 की, किस पे 64 पे गुणा 100, यानी इसके लिए कॉपी पेन कुछ भी जरूरत नहीं है, तो 16 तो के 64 4 पे 25। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ पर्सन सैलरी वाज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 100%, हाउ मच परसेंटेज डज ही लॉस और गेन। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हुई, फिर 50% की वृद्धि, फिर पुनः 100% की वृद्धि। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि यहाँ पे कोई वैल्यू है उसमें बढ़ के यहाँ आई, फिर वहाँ बढ़ के वहाँ आई, तो अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखो भाई 50% होता है आपका आधा, यानी 2 पे सॉरी डिक्रीज हुआ है, तो 2 पे कितने की कमी, 1 की कमी, यानी वैल्यू रहेगी 1, फिर 50% बढ़ गया यानी 2 पे आपका 1 बढ़ गया, ये वैल्यू होगी 3, फिर 100% की वृद्धि यानी 1 था 1 की वृद्धि और होगी, तो ये आपका 2 हो गया। अब इनको क्या है गुणा कर लिया, ये आपकी इनिशियल वैल्यू देगी और ये आपकी फाइनल वैल्यू देगी, जो कट रहा है उसको काट लो, यानी ये 2 था तो अब 3 हो गया, सब कुछ आपका घटा बढ़ा के। तो देखो कितना इंक्रीज हुआ है आपका 1 का किस पे 2 पे गुणा 100, तो आपको 50% गेन हुआ। नेक्स्ट है, ये देखो ये बार ग्राफ है आपको, सोच द नंबर ऑफ यूथ एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ, यानी ये तो यूथ है और उसमें से एम्प्लॉयड कितने हैं 5 स्टेट में। अब किस स्टेट में यूथ लेस देन 80% ऑफ इस टोटल पॉपुलेशन, 80% होता है 4/5। आपने एक बार ऑप्शन देखा कि देखो डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, यानी आपका डी हो ना हो। यदि मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ, सबसे ज़्यादा डिफरेंस एक बार चेक करो, सब क्योंकि 80% से कम आपका एक ही मिलेगा, या हो सकता है 2 वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको यही मिल रहा है, यानी डी तो आपका है ही है। हिंदी में एक बार दिखा देता हूँ मैं,
निम्न स्तंभ आलेख 5 राज्यों ABCD और ई में युवाओं की संख्या और कार्यरत युवाओं की संख्या को दर्शाता है। किस राज्य में अपनी कुल युवा जनसंख्या के 80% से कम युवाओं को रोजगार दिया है? देखो, अब 80% होता है 4/5, यानी 80% से कम होगा तो वो 4/5 से कम होगा। डी पे यदि मैं बात करूं तो डी 7.5/10 है। यदि 10 टोटल है तो इसका 7.5 है, यानी ये 75% है। तो डी तो हमारा कंफर्म है कि आंसर है ही है। अब डी के साथ आपका बी और सी हो रहे हैं, ये और चेक कर लो। यदि मैंने बी को चेक किया, बी है आपका 7/8। अगर ये वाला 4/5 से क्या होना चाहिए? छोटा, यानी 4/5 से क्या होना चाहिए? छोटा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आपका बी है। देखो, अब 7 पंजो 35, 8 चौके 32, यानी जब हम ऐसे चेक करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 पंजो 35, 8 चौका 32। अब जो बड़ा होता है, ऊपर वैल्यू ये आ गई 35 की, ये वैल्यू 32 की। अब जिसकी तरफ ऊपर वाली वैल्यू बढ़ी वो संख्या बढ़ी, यानी ये वाला आपका है बड़ा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी आपका बी है नहीं। सी रह गया, सी को और चेक कर लो। सी कितना आपका? सी है देखो 10/11.5, और ये आना चाहिए आपका 4/5 से छोटा। देखो इसकी गुणा करेंगे, ये आपको 10 पंजे 50 दे रहा है। ये आपको कितना देगा? देखो 5 चौके 20 और 11 चौके 44 और 2 46, यानी ये बड़ी है। तो ये भी कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, तो यानी आपका आंसर है डी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आदित्य सेल्स 2 रिस्ट वॉचेज फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन फॉर ₹12600 ईच। ऑन द फर्स्ट वॉच ही गेन 26% एंड ऑन द सेकंड ही लॉसेस 10%। फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज। ये कह रहा है आदित्य अपने नीचे संग्रह से 2 कलाइयां घड़ियां 12,700 प्रति घड़ी, यानी आपको सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है, बेचता है। पहली घड़ी में 26% का लाभ, दूसरे में 10% की, यानी कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी सेलिंग प्राइस बराबर हो और आपको लॉस, ओवरऑल लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो तो क्या होगा? वो होगा आपका, ये फॉर्मूला लगाना है 100 × x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y। इतने परसेंट का उसको लॉस या हानि होगी। अब जो भी वैल्यू आपकी x प्रॉफिट है, y प्रॉफिट है, मान लो प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्लस में रहेंगी। जो भी वैल्यू लॉस में हो जाएगी वो माइनस में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो आपका क्या है, ये सेकंड वाला y सेकंड वाला मान लो वो लॉस में है, तो लॉस में है तो वो चीज़ माइनस हो जाएगी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब y की जगह -y रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, y की जगह -y रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो 100 × x - y, यानी आपका 26 - 10 16 माइनस 2 × 26 × 10 अपॉन 200 + x आपका 26 - 10। देखो ये 1600 आ गया, 1600 में से आप 52 520 घटा दो बटे ये आ गया 216। अब इसमें से देखो 500 घटाएंगे 1120 और बटा दो, यानी 1080 आ गया बटे 216, और 216 पंजे होते हैं 1080, तो यानी आपका आंसर आ गया 5। यदि वैल्यू प्लस की आ रही है तो आपका प्रॉफिट है, नेगेटिव आ रही है तो आपका लॉस है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।